So the first law of thermodynamics does not tell us about the spontaneity of the process. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता है कि एक प्रोसेस किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी. आइस सराउंडिंग से हीट लेकर मेल्ट होकर वाटर बन जाती है. इससे सिस्टम और सराउंडिंग, ये जो यूनिवर्स है, इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. जितनी हीट सराउंडिंग लॉस करती है उतनी ही हीट वाटर गेन कर लेता है. बट अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर अगर आइस में कन्वर्ट होता बाय रिजेक्टिंग द हीट, तो भी इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती. बट हम जानते हैं कि ये प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, जबकि ये प्रोसेस अपने आप होती है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये प्रोसेस अपने आप होती है. तो वी कैन से दैट कि इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जबकि इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसी प्रोसेसेस होना इम्पॉसिबल है जिनमें यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय होगी. मगर ऐसी प्रोसेस के बारे में जिनमें यूनिवर्स में एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उनमें भी एक डायरेक्शन रहती है, वो उसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है. कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस क्यों रहती है? वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ क्यों फ्लो होता है? हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों फ्लो होती है? इसका सर किसी चीज के डिफरेंस के चलते, मतलब जैसे हाई लेवल से लो लेवल में वाटर हाँ, फ्लो कर, लेकिन वो हाइट डिफरेंस के कारण. हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर फ्लो होता है, लो से हाई की तरफ क्यों नहीं फ्लो होता है? डिफरेंस तो तब भी है ना. वाटर लो लेवल पर है, वाटर हाई लेवल पर है. वाटर लो से हाई की तरफ क्यों नहीं गया? डिफरेंस तो अभी भी है. जब किसी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है तो प्रोसेस होती है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में होती है. किसी प्रोसेस में ये डायरेक्शन क्यों रहती है? व्हाई प्रोसेसेस हैव दीस डायरेक्शंस? सर क्योंकि वो अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है, तो यूनिवर्स में अपने कहा ये चीज. हाँ, ये एक कारण हो सकता है कि कोई सब्सटेंस अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर रहना चाहता है. हर सब्सटेंस अपनी एनर्जी कम करना चाहता है और इसलिए लोएस्ट एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. तो किसी प्रोसेस के होने का कारण हो सकता है उसका लोअर एनर्जी स्टेट को एक्वायर करने की टेंडेंसी रखना. लेकिन अगर मान लीजिए यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और हम कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस अपनी एनर्जी लोअर करना चाहता है, तो वो किसी को दे रहा होगा. और अगर वो किसी को दे रहा है, तो जब कोई सब्सटेंस अपनी एनर्जी लोअर कर रहा है तब कोई दूसरा सब्सटेंस अपनी एनर्जी हायर कर रहा होगा. मतलब अगर एनर्जी का कम होना स्पॉन्टेनियस है तो कोई दूसरा सब्सटेंस उसी समय अपनी एनर्जी को बढ़ा भी रहा होगा. हीट अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है तो हम कह सकते हैं कि हॉट बॉडी अपनी एनर्जी कम करना चाहती है, कोल्ड बॉडी को अपनी हीट दे रही है. तो ये स्पॉन्टेनियसली हीट दे रही है तो ये ले भी तो रही है. मतलब अगर एनर्जी का कम होना स्पॉन्टेनिटी की बात है, तो एनर्जी का बढ़ना भी स्पॉन्टेनियस होता है उस समय पर. हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. तो अगर हम एनर्जी को कह रहे हैं कि एनर्जी का कम होना स्पॉन्टेनिटी की डायरेक्शन की बात है, तो फिर एनर्जी का बढ़ना भी स्पॉन्टेनियस होना चाहिए किसी सब्सटेंस का. सर वो सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर को एक्वायर करने की टेंडेंसी रखती है. हाँ, लेकिन क्यों रखती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है. अनदर एग्जांपल ऑफ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सपोज आपके पास में एक बॉल है और आप उस बॉल को h हाइट से एक फ्लोर पे छोड़ देते हो. ये फ्लोर है, ये बॉल है.
बॉल को आपने इस फ्लोर से h हाइट ऊपर रखा और इसको छोड़ दिया, क्या होगा? ये बॉल जाएगी फ्लोर पे टकराएगी, बाउंस होकर ऊपर जाएगी, फिर वापस टकराएगी, फिर बाउंस होकर ऊपर जाएगी। एक फ्लोर है, आपने इस बॉल को छोड़ा, बॉल टकराई, फ्लोर से वापस ऊपर उठी, फिर वापस टकराई, फिर वापस ऊपर उठी, फिर वापस टकराई और फाइनली रेस्ट पर आ गई। इस तरह से बॉल रेस्ट पे आ जाती है। इस प्रोसेस में क्या चीज है जो स्पॉन्टेनियस है? इस प्रोसेस में क्या बात है जो स्पॉन्टेनियस है? यदि हम h हाइट से फ्लोर पर बॉल को छोड़ते हैं तो वो टकराकर रुक जाती है। इस प्रोसेस में क्या बात है जो स्पॉन्टेनियस हो रही है? तो बॉल क्योंकि बार बार बाउंस कर रही है तो वही स्पॉन्टेनियस है, बार बार वो सरफेस से ऊपर उठ रही है। बॉल सरफेस से ऊपर उठ रही है और कुछ सर बार बार वो नीचे जा रही है और उसको एनर्जी चाहिए रहती है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर भी तो वो आ रही टकराने के बाद। सर बट वो नीचे नेचुरली जा रही है। बॉल h हाइट से छोड़ी गई बॉल फाइनली रेस्ट पे आ जाती है। मतलब यदि आप बॉल को h हाइट से छोड़ते हैं तो बॉल फ्लोर से टकराती है, लेकिन फिर टकराने के बाद वो वापस h हाइट गेन नहीं करती है, वो h हाइट से कम हाइट गेन करती है। फिर उस कम हाइट से फिर नीचे जाती है, फिर टकरा के ऊपर आती है तो और कम हाइट गेन करती है। तो अल्टीमेटली बॉल जब फ्लोर पे टकराती है तो टकराते टकराते रेस्ट पे आ जाती है। बॉल का रेस्ट पे आ जाना स्पॉन्टेनियस है। हर बार जब भी हम बॉल को छोड़ेंगे वो टकरा के रेस्ट पे आ जाएगी। अच्छा, इसका अपोजिट कभी भी अपने आप नहीं होता है। रेस्ट पे एक बॉल पड़ी है और वो अपने आप h हाइट गेन कर ले। एक फ्लोर है, उस पर एक बॉल पड़ी है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये बॉल अपने आप h हाइट गेन कर ले। तो h हाइट से छोड़ी गई बॉल, ये बॉल रखी हुई है, ये कभी भी अपने आप h हाइट पर नहीं पहुंचती है। मतलब इस बॉल का इधर आना स्पॉन्टेनियस है, लेकिन रेस्ट पे रखी हुई बॉल का यहां पर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल क्या होगा? कोई भी नेचुरल प्रोसेस। अगर हमको किसी से पूछें कि ये बॉल छोड़ी गई है फ्लोर पे टकरा के रेस्ट पे आ गई है, ऐसा क्यों हुआ, तो इट विल बी कॉल्ड कि इट इज बट नेचुरल। वो तो नेचुरल था कि ऐसा होना था। उसका h हाइट गेन करना वापस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इन अननेचुरल है। तो किसी भी नेचुरल प्रोसेस का रिवर्स अननेचुरल होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। नाउ अब हम ये सोचते हैं कि ये बॉल रेस्ट पे क्यों आई? ये बॉल रेस्ट पर क्यों आई? ये बॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मिलके बनी है, ये फ्लोर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मिलके बना है। एंड एज कंपेयर टू दिस बॉल, ये फ्लोर बहुत बड़ी डायमेंशंस का है, इनफाइनाइट साइज का मान लेते हैं कि एज कंपेयर टू दिस बॉल ये फ्लोर इनफाइनाइट है। मतलब ये बॉल एक सिस्टम है और ये फ्लोर सराउंडिंग है, सो दैट ये कंप्लीट एक यूनिवर्स है। अब ये बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी एज कंपेयर टू दिस फ्लोर। तो जब ये बॉल छोड़ी गई, सपोज इस बॉल के पास 5 किलो जूल एनर्जी थी, अब ये बॉल छोड़ी गई, ये टकराई, लेकिन जब ये बॉल यहाँ पर टकराई h हाइट से, तो इस टक्कर में जो इम्पैक्ट हुआ, उस इम्पैक्ट के कारण ये फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बॉल के टकराने के पहले वाइब्रेट कर रहे होंगे। बॉल के टकराने के बाद ये बॉल जब टकराई और टकरा के वापस ऊपर उठी, तो बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट ये फ्लोर के मॉलिक्यूल्स और तेज वाइब्रेट करने लगे होंगे या स्लो वाइब्रेट करने लगे होंगे, या इनके फ्लोर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन उतने ही रहे होंगे जितने पहले थे, सर और तेज वाइब्रेट और तेज वाइब्रेट करने लगे होंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल और तेज वाइब्रेट करने लगे होंगे, उनसे जुड़े हुए दूसरे मॉलिक्यूल थे दूसरे, और वो सारे वाइब्रेशन इस कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स तक भी पहुंच जाएंगे एनर्जी डिसिपेट होकर। मतलब इस फ्लोर के मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल था वो बढ़ जाएगा।
ये पूरे मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, बॉल के टकराने के बाद वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे। इस प्रोसेस में साउंड भी प्रोड्यूस होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट तेज करने लगे होंगे इसके आसपास के, और वो आगे फैल गए होंगे, उसको तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे अभी। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, बॉल के पास जो एनर्जी थी वो फ्लोर में चली गई, और उसने फ्लोर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेटरी मोशन को, फ्लोर के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को बढ़ा दिया। उस एनर्जी के कारण इस फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका रैंडम मोशन बढ़ गया, वो और रैंडम मोशन करने लगे, और केओटिक मोशन करने लगे, और ये एनर्जी उस रैंडम मोशन में चली गई, और बॉल को वापस ऊपर उठने के लिए कम एनर्जी मिली, इसलिए वो इससे जिस हाइट से आके टकराई थी उससे कम हाइट गेन करेगी। फिर अगले इंपैक्ट में कुछ एनर्जी फिर बॉल की डिसिपेट हो जाएगी फ्लोर में। इस तरह से बॉल की सारी एनर्जी जब फ्लोर में डिसिपेट हो जाएगी तो बॉल को ऊपर उठने के लिए अगेन कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, और बॉल वहीं रह जाएगी। तो बॉल के पास जो एनर्जी थी वो इस फ्लोर के मॉलिक्यूल्स में चली गई, और बॉल के एच हाइट से रेस्ट पे आने तक की प्रोसेस में जो एनर्जी थी उसने इस यूनिवर्स के वाइब्रेटरी मोशन को, रैंडम मोशन को बढ़ा दिया। इस तरह से इस बॉल का रेस्ट पे आना हमको समझ में आता है कि ये बॉल रेस्ट पे क्यों आई। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये बॉल रेस्ट पे रखी है, क्यों ना ऐसा हो कि फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल अपना वाइब्रेटरी मोशन में जो एनर्जी है उसको कंट्रीब्यूट करें, ये सारे मॉलिक्यूल अपने वाइब्रेटरी मोशन की एनर्जी को कंट्रीब्यूट करें, और वो सारी एनर्जी आए और इस बॉल में आ जाए। अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन की एनर्जी इस बॉल को मिल जाए तो ये बॉल यहां आ जाएगी। मतलब बॉल रखी है, सारे मॉलिक्यूल्स ने अपनी वाइब्रेटरी मोशंस को कम किया, और अपनी जो एनर्जी थी, वाइब्रेटरी मोशन की जो एनर्जी थी वो बॉल को दे दी, तो बॉल एकदम से यहां आ गई। बट ऐसा होता हुआ हमें कभी नहीं दिखता है। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बॉल फ्लोर से टकराती है तो एनर्जी का कुछ फॉर्म इस यूनिवर्स के वाइब्रेटरी मोशन को तेज करने में चला जाता है, और ये जो एनर्जी की क्वांटिटी वाइब्रेटरी मोशन को तेज करने में एक बार चली जाती है वो वापस रिट्राइवेबल नहीं रहती है। मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेटरी मोशन में जो एनर्जी एक बार फैल गई ये वापस रिट्राइव नहीं होगी, वापस नहीं आएगी। अगर ये वापस आकर बॉल को मिल जाती तो ये बॉल यहां आ जाती। मतलब यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी के फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं, लेकिन जब एनर्जी का कोई एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलता है तो एनर्जी का कुछ फॉर्म ऐसा क्रिएट होता है जो उस यूनिवर्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी मोशन को तेज कर देता है, और ये एनर्जी जो पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी मोशन को तेज करने में चली जाती है वो वापस रिट्राइव नहीं होती है। तो यूनिवर्स में जब भी कोई एक प्रोसेस होगी, यूनिवर्स में पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन फास्ट तेज हो चुका होगा, और वो एनर्जी जो उस मोशन को तेज करने में चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी। इसलिए बताइए कि एनर्जी का एक फॉर्म जब कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्जन 100% होगा, या 100% से कम होगा, या 100% से ज्यादा होगा? सर 100% से कम। 100% से कम ही कन्वर्जन होगा, इसलिए इस प्रोसेस की नेट एफिशिएंसी 1 से कम रहेगी। बॉल एच हाइट से आके टकराई थी लेकिन एच हाइट तक वापस गेन नहीं, ऊपर नहीं गई, क्योंकि वो एनर्जी वाइब्रेटरी मोशन को तेज करने में चली गई, और ऐसा हर बार होगा। सर मगर इसी फ्लोर पे कहीं और बहुत ज़्यादा बैंग हो रहा होगा फोर्स, तो बॉल अगर रेस्ट पे रखी होगी तो वो तो अपने आप एक हाइट एक्वायर कर लेगी ना, तो वहाँ पे तो एनर्जी रिट्रीव हो रही है फ्लोर से। बॉल रेस्ट पे रखी है फ्लोर पे, अब तुम क्या कर रहे हो? सर जैसे कि अगर एक टेबल समझ लें और बॉल रखी है, और अगर हम एक टेबल पे एक साइड पे बहुत जोर से हाथ पटकने लगे तो सर वो बॉल तो जंप करने लगती है ना। उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी तुमने इसको दी, तुमने यहाँ पर इसको एक हैमरिंग की और इसको वाइब्रेशन दिया, वो यह एनर्जी यहाँ पहुंची।
जितनी एनर्जी तुमने यहाँ दी थी बॉल उतनी एनर्जी ऊपर नहीं उठेगी, उससे कम एनर्जी ऊपर उठेगी, क्योंकि ये हिस्से के जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट करेंगे और वो एनर्जी इनके पार्टिकल के वाइब्रेशन में भी चली जाएगी। बात ये नहीं कि बॉल ऊपर उठती नहीं है, बात ये है कि अपने आप ऊपर नहीं उठती है, बिना तुम्हारे कुछ किए। जब तुमने इस बॉल को छोड़ा था तो बिना तुम्हारे कुछ किए ये रेस पे आई थी। अब रेस पे पड़ी हुई बॉल बिना तुम्हारे कुछ किए ऊपर उठ रही है क्या कभी? अगर आप कुछ भी ना करो तो ये बॉल कभी ऊपर नहीं उठेगी। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये उठ सकती थी। कैसे? फ्लोर के मॉलिक्यूल अपना वाइब्रेटरी मोशन स्लो कर देते और बॉल को दे देते एनर्जी, उठ जाती ऊपर। इसमें फर्स्ट लॉ तो डिनाई नहीं होता। इससे हम एनर्जी के बारे में ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी का एक फॉर्म जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस यूनिवर्स में पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन तेज करने वाला एक एनर्जी का फॉर्म खर्च हो जाता है। एनर्जी का कुछ हिस्सा यूनिवर्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी मोशन को फास्ट करने में चला जाता है। मतलब एक यूनिवर्स है, वो अपनी स्टेट 1 में थी और ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉस जो है वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे एप्लीकेबल होते हैं। तो हमारे पास में एक यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स अपनी स्टेट 1 में है और उसके पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी लेवल सपोज L1 है। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस हुई जिससे ये यूनिवर्स अपनी स्टेट 2 में चला गया। तो बताइए कि इसका एवरेज लेवल ऑफ वाइब्रेशंस का एवरेज लेवल वही रहेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसमें एवरेज लेवल ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा। जो वाइब्रेशंस की एवरेज वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस यूनिवर्स में एक सिस्टम और एक सराउंडिंग था। इनके बीच में एनर्जी का कुछ लेन देन हुआ, इन्होंने कुछ प्रोसेस करी, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कुछ फॉर्म सिस्टम के पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी लेवल को बढ़ाने में खर्च हो गया और यूनिवर्स का एवरेज वाइब्रेशनल लेवल बढ़ गया। तो यूनिवर्स में जब भी कोई एक प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस में एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में 100% कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा फॉर्म उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी लेवल को तेज करने में चला जाता है, उस मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स के वाइब्रेटरी लेवल्स को तेज करने में चला जाता है। नाउ सपोज आपके पास एक यूनिवर्स है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मिलके बना है। इसमें पार्टिकल्स का रेंडमनेस, पार्टिकल्स का रैंडम बिहेवियर, पार्टिकल्स की रैंडमनेस कितनी है? प्रोसेस होने के बाद रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो पार्टिकल्स की रैंडमनेस कितनी है इसको बताने के लिए एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डिवाइस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सिस्टम। The degree of disorderness of any system is called its entropy. किसी सिस्टम में पार्टिकल्स का कितना रैंडम मोशन है, कितना रैंडम बिहेवियर है, उसका मेजर होता है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। मतलब एक सॉलिड की एंट्रोपी ज्यादा होगी कि एक गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी? गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी। सॉलिड में एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली कॉम्पैक्टली बंधे हुए रहते हैं, जबकि गैस में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी, गैस में मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ज्यादा है। तो एक यूनिवर्स है, प्रोसेस के होने के पहले उसकी एंट्रोपी S1 थी, प्रोसेस के होने के बाद उसकी एंट्रोपी S2 थी। तो इस प्रोसेस में होने वाला एंट्रोपी चेंज S2 माइनस S1 डेल्टा S। इस प्रोसेस, इस यूनिवर्स में एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होगी तो एंट्रोपी बढ़ चुकी होगी कि एंट्रोपी घट चुकी होगी? सर बढ़ चुकी होगी। एंट्रोपी बढ़ चुकी होगी।
ये बॉल फ्लोर एक सिस्टम था। जब बॉल फ्लोर पे नहीं टकराई थी तो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन कम थे, बॉल के मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम थे। अब बॉल फ्लोर पे टकराई और वो सारी एनर्जी ने वाइब्रेशन को बढ़ा दिया, तो इस बॉल फ्लोर यूनिवर्स की एंट्रोपी पहले कम थी, बॉल के रेस्ट पे आने के बाद बॉल फ्लोर यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा हो गई है। अच्छा, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है, बॉल जब h हाइट से रेस्ट पे आ रही है, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। यदि रेस्ट पे रखी हुई बॉल h हाइट गेन कर लेती, इसमें क्या होता? कम हो जाता, एंट्रोपी कम हो जाती। एंट्रोपी कम हो जाती, क्योंकि रेस्ट पे रखी बॉल को h हाइट पे लाने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को अपने वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज करना पड़ता और उसको देना पड़ता बॉल को, तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो जाती। लेकिन हमने देखा है कि रेस्ट पे रखी बॉल कभी ऐसा नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? कि एंट्रोपी कभी कम नहीं होती। कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी कम नहीं होती है, यूनिवर्स में कभी एंट्रोपी कम नहीं होती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी केवल बढ़ती ही है। तो किसी यूनिवर्स में एक प्रोसेस के होने की डायरेक्शन क्या रहेगी? जिधर एंट्रोपी बढ़ती होगी उस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी, या जिधर एंट्रोपी घटती होगी? सर जहाँ बढ़ती होगी। बढ़ती होगी। तो हमारे पास में एक प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया आ गया। किसी यूनिवर्स में एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए एक प्रोसेस उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में उस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती होगी। इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस process, the entropy of universe increases. In course of every spontaneous process, the entropy of universe increases. यूनिवर्स में जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है। In course of every spontaneous process, the entropy of universe increases. This is the second law of thermodynamics. In course of every spontaneous process, the entropy of universe increases. ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ परपेचुअल मशीन which can give output work as a output without taking heat from the as a input. ऐसा इंजन बना सकना इम्पॉसिबल है जो बिना एनर्जी लिए वर्क देता रहे, बिना हीट लिए वर्क देता रहे, क्योंकि इससे तो एनर्जी जनरेट होने लगेगी यूनिवर्स में। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which can take heat and convert it into equivalent amount of work. ऐसा इंजन बना सकना इम्पॉसिबल हो जो जितनी हीट लेता है उसको सारे के सारा वर्क में कन्वर्ट कर देता है। वो हमेशा कम वर्क ही में कन्वर्ट करेगा क्योंकि कुछ एनर्जी एंट्रोपी को बढ़ाने में चली जाएगी। जब भी एक इंजन वर्क करता है, जब भी एक इंजन वर्क करता है, सपोज गाड़ियों का इंजन ही ले ले, जब भी कोई इंजन वर्क करता है तो फ्यूल से जितनी एनर्जी वो लेता है वो उतना की उतना वर्क नहीं देता है, बिकॉज इंजन के पार्ट्स गर्म होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, आसपास की एयर गर्म होती है, वो भी तो सब उसी फ्यूल की एनर्जी से गर्म होती है। ऐसा इंजन बना सकना इम्पॉसिबल है जो जितनी एनर्जी फ्यूल से लेता है सारा वर्क कर देता, मतलब उस इंजन की एफिशिएंसी 1 हो जाती हो। जितने भी इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी 1 से कम रहती है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। और अगर इसी स्टेटमेंट में इफ
लगाकर और बीच में देन लगा दें, इसी स्टेटमेंट में अगर हम बीच में देन और इधर आखिरी में इफ लगाकर इसको रिवर्स पढ़ लें तो हमें क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी मिल जाएगा। किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है? इफ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होती है? यदि वो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाती है। इफ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो कोई प्रोसेस इसलिए स्पॉन्टेनियस नहीं होती है कि सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। कोई प्रोसेस इसलिए स्पॉन्टेनियस नहीं होती है कि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। प्रोसेस तब स्पॉन्टेनियस होती है जब उस प्रोसेस के कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती हो। इस बॉल के फ्लोर से टकराने में और बॉल के रेस्ट पे आ जाने में इस यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती थी, जबकि रेस्ट पे रखी हुई इस बॉल के एच हाइट गेन कर लेने में यूनिवर्स में एंट्रोपी घटती थी। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो कोई प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है? The delta S of universe must be पॉजिटिव। अगर किसी प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर किसी प्रोसेस के होने में यूनिवर्स की एंट्रोपी घटती है, मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, अगर एक प्रोसेस हुई और उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज 0 है, मतलब यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ, तब क्या होगा? सर कोई प्रोसेस नहीं हुई। तब प्रोसेस नहीं होगी। सपोज ये बॉल फ्लोर पे रखी हुई है, अब रखी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर एक प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 है, मतलब वो प्रोसेस नहीं हो रही है। 0 है, वो प्रोसेस नहीं हो रही, मतलब द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, बॉल फ्लोर पे रखी हुई है, ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे रहता है तो नेट प्रोसेस 0 रहती है। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस हो सकती थी जो प्रोसेस चलती रहती लेकिन यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज नहीं करती। एक ऐसी प्रोसेस हो सकती थी जो चलती रहती लेकिन यूनिवर्स में एंट्रोपी नहीं बढ़ाती या नहीं घटाती। सपोज ये बॉल एच हाइट से छोड़ी गई बॉल फ्लोर पे टकराती है, टकराने में कुछ एनर्जी इसकी फ्लोर में चली जाती है जिसके कारण ये रेस्ट पे आती है, क्योंकि इसको वापस ऊपर उठने के लिए उतनी ही एनर्जी नहीं मिल पाती है। अगर एच हाइट से छोड़ी गई बॉल वापस एच हाइट ही गेन करना चाहे तो इसको फ्लोर से कैसे टकराना चाहिए? इलास्टिकली। स्मूथली टकराना चाहिए या इंपैक्ट के साथ टकराना चाहिए, ताकि अपनी कुछ भी एनर्जी फ्लोर में ना दे। तो स्मूथली, बहुत स्मूथली टकराना चाहिए। ये बॉल अगर इस फ्लोर से बहुत स्मूथली टकराए, इतना स्मूथली टकराए कि ये फ्लोर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेटरी मोशन तेज ही ना हो उस टकराने के कारण, तो बॉल जिस हाइट से छोड़ी गई थी वापस वही हाइट गेन कर लेगी। लेकिन ऐसा होने के लिए कि ये बॉल फ्लोर से विदाउट इंपैक्ट टकराए, इसके लिए फ्लोर से बॉल की हाइट, मतलब इस बॉल के फ्लोर से टकराने का जो रीजन है वो ज्यादा हाइट से बॉल को टकराना चाहिए कि कम हाइट से टकराना चाहिए? सर कम कम। हाइट से। कितनी कम हाइट से टकराना चाहिए? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हाइट से टकराना चाहिए। मतलब सपोज ये बॉल जो थी ये फ्लोर से डीएच हाइट ऊपर थी। कितनी? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल हाइट ऊपर थी, डीएच हाइट। इतना कम हाइट ऊपर थी कि ये बॉल इस फ्लोर से टकराई, टकरा के ऊपर उड़ गई,
लेकिन ये फ्लोर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेटरी मोशन जितना पहले था उतना ही है। तो ये बॉल डीएच हाइट से टकराई, वापस डीएच हाइट ऊपर आ जाएगी, फिर डीएच हाइट टकराई, फिर डीएच हाइट ऊपर आ जाएगी, और ये बॉल इनफाइनाइट टाइम तक टकरा सकती है विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। और तब इस प्रोसेस की, तब ये बॉल फ्लोर से टकरा रही होगी डीएच हाइट से, लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा। मतलब इस प्रोसेस की एफिशिएंसी 1 होगी, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 होगा। लेकिन बॉल अगर फ्लोर से डीएच हाइट से टकराती है तो बॉल का फ्लोर से टकराना क्या कहा जाएगा कि बॉल फ्लोर से रिवर्सिबली टकरा रही है कि इरिवर्सिबली टकरा रही है? रिवर्सिबली। रिवर्सिबल। तो यहां से समझ में आता है आपको कॉन्सेप्ट कि वाई हमने रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट दिया। जब किसी प्रोसेस के होने का ड्राइविंग फोर्स काफी बड़ा रहता है तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, लेकिन यदि उसके होने का ड्राइविंग फोर्स इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होता है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। और चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में एनर्जी लॉस नहीं होता है तो इसकी एफिशिएंसी 1 आती है। इसलिए किसी गैस को जब हम रिवर्सिबल एक्सपांशन कराते थे तो गैस ज्यादा वर्क करती थी, इरिवर्सिबल एक्सपांशन में वो कम वर्क करती थी, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसको यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ाना है। तो एक इंजन अगर रिवर्सिबल स्टेप्स में वर्क करता है, यदि एक इंजन के वर्क करने की स्टेप्स रिवर्सिबल स्टेप्स रहती हैं तो वो इंजन की एफिशिएंसी 1 होगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस डज नॉट जनरेट एनी एंट्रोपी इन द यूनिवर्स। सर एडियाबैटिक प्रोसेसेस में भी तो 0 रहेगी ना एनर्जी? एडियाबेटिक प्रोसेस में एक बात बताओ, आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो एंट्रोपी बढ़ती है कि घटती है? सर बढ़ती है। तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए? सर स्पॉन्टेनियस। मान लो मैंने वाटर को आइस में कन्वर्ट करने की सोची, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है एट -3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। -3 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर पे क्या होगा? सर स्पॉन्टेनियस रहेगा प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? सर वाटर से आइस। लेकिन वाटर से आइस बनने में एंट्रोपी बढ़ती कि घटती है? सर उस टेम्परेचर पे बढ़ेगी। क्यों? वाटर तो लिक्विड है, आइस सॉलिड है। वाटर में मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, आइस में बंधे रहते हैं, टेम्परेचर से क्या लेना देना? सर तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। क्यों? जब सर, तुम वाटर को -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो और वहां से भाग जाते हो, कुछ नहीं करते हो, फिर तो वाटर फ्रीज होता है ना, उसमें तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो सर बस वो सर वो शायद सिर्फ एनर्जी के उस पर डिपेंड नहीं करती होगी और नेचुरल कंडीशंस पर भी डिपेंड करती हो। नहीं, मेरा देखिए कहने का मतलब ये है, वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी घटती है, ये बात तय है, पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है क्योंकि अपने आप वाटर फ्रीज होता है। लेकिन ये केवल सिस्टम की एंट्रोपी की हम बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या था? यूनिवर्स की एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास में मैंने लिखा था यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। मैक्सिमम केस में आप सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाकर देखते हैं कि किसी प्रोसेस के होने में एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, तो आप वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बताते हैं जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही होती है, और वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बताते हैं जिसमें एंट्रोपी घट रही होती है। और आप केवल सिस्टम को देखते हैं, सराउंडिंग को देखते ही नहीं है। क्राइटेरिया इज नॉट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, क्राइटेरिया इज द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स।
जब हम देखते हैं कि वाटर आइस में फ्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी घट रही है, लेकिन उसके कारण सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं रहता है। वो जो एडियाबेटिक प्रोसेस का आपने मेरे से पूछा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग में से कोई हीट आती या जाती नहीं है, तो सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज 0 होता है, सिस्टम में लेकिन एंट्रोपी चेंज हो रहा होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसलिए एंट्रोपी के थ्रू आप प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्स की एंट्रोपी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, in course of every spontaneous process the entropy of universe increases. If the entropy of universe increases, then the process will be spontaneous. All irreversible processes increases entropy in the universe. Reversible processes does not change entropy in the universe. अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो वो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं करती है और वो प्रोसेस होती रहती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस केवल एक कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली नेचुरली जितनी प्रोसेसेस होती हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम कंबाइन करें तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल्दो द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड बट द एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है लेकिन एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी घटती नहीं है यूनिवर्स की। आप यूनिवर्स की एंट्रोपी घटा नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, आपने सोचा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी घटाएं, तो आपने सिंपल सा दिमाग ये लगाया कि ये जो बॉल है ये इस हाइट से छोड़ी है, ये रेस्ट पे आ गई है, इसमें यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ गई थी। हम जाते हैं इस बॉल को उठाते हैं और उठा के एच हाइट पे रख देते हैं। आपने इसका रिवर्स प्रोसेस कर दी, आपने इस प्रोसेस की रिवर्स प्रोसेस कर दी, तो इस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती थी तो इधर यूनिवर्स की एंट्रोपी घटती होगी। तो बताइए यूनिवर्स की एंट्रोपी घटी यदि आपने इस बॉल को उठा के यहां रख दिया, तो इस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी या घटी या उतनी ही रही? सब बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सर क्योंकि जब हम उठा रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे हमारे मूव करने से, और जब हम नए सरफेस पे रख रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करेंगे। जी, यदि हम इसको जाकर उठाते हैं तो हम जो मस्कुलर वर्क करेंगे उस मस्कुलर वर्क में हीट प्रोड्यूस होगी। इसको उठाएंगे और वहां रखेंगे, तो इसको उठाने में जो आप मस्कुलर वर्क करेंगे वो एनर्जी आपके फूड के कंबशन से आई थी, तो वो एनर्जी खर्च हो जाएगी और आप इस बॉल को उठा के रखेंगे तब जब आप यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ा रहे होंगे। तो इस डायरेक्शन में भी एनर्जी बढ़ी थी, एंट्रोपी बढ़ी थी यूनिवर्स में। यहां जब उठा के रखोगे तो भी यूनिवर्स की एंट्रोपी अब बढ़ा ही रहे होगे। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी घटती नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस के होने का ड्राइविंग फोर्स हर स्टेप पर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रखा जाए तो हम उस प्रोसेस को ऐसे करा सकते हैं कि वो यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज ना करे। दैट मोड ऑफ अ प्रोसेस टू कैरी आउट so that it does not change entropy in the universe is called reversible mode. तो किसी भी प्रोसेस के होने के कई इरिवर्सिबल रास्ते हो सकते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस के होने का एक रिवर्सिबल रास्ता होगा। तो रिवर्सिबल रास्ता एक कॉन्सेप्ट है कि वो प्रोसेस जो नेचुरली हुई है और उसने यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ाई है,
वही प्रोसेस यदि ऐसे होती कि यूनिवर्स की एंट्रोपी वो नहीं चेंज करती, तो वो कैसे होती? वो रास्ता उसका रिवर्सिबल रास्ता होता है, और ये एक हाइपोथेटिकल रास्ता होता है। इसमें एफिशिएंसी 1 आती है एनर्जी के उस फॉर्म के कन्वर्जन की। किसी को कोई डाउट इसमें? तो बेसिकली यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलता है, लेकिन एनर्जी का एक फॉर्म जब दूसरे फॉर्म में बदलता है तो एनर्जी का कुछ अमाउंट उस मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेटरी मोशन को तेज करने में खर्च हो जाता है, और वो वापस कभी रिट्राइव नहीं होता है। मतलब एनर्जी थोड़ी सी लॉस होती है, और ये लॉस एसेंशियल है। बिना इस एनर्जी लॉस की वो प्रोसेस होती ही नहीं है। इस एनर्जी लॉस के बिना वो प्रोसेस हो सकती थी, लेकिन रिवर्सिबल मैनर में, जिसके पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम लगता, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो एनर्जी का ये लॉस एंट्रोपी है जो यूनिवर्स में रैंडमनेस क्रिएट करती है, और ये यूनिवर्स कॉम्पैक्ट से रैंडम की तरफ जा रहा है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ मैथमेटिकली डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यदि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुई, अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सपोज एक सिस्टम है, ये सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है। इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी चेंज होकर S2 हो गई। तो इस प्रोसेस में S2 माइनस S1 एंट्रोपी चेंज होगा। इस प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें एक हीट इन्वॉल्व होगी। कौन सी? क्यों इरिवर्सिबल? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें हीट इन्वॉल्व होगी। क्यों इरिवर्सिबल? लेकिन इसी प्रोसेस के होने का एक रिवर्सिबल रास्ता होता, तो वहां हीट इन्वॉल्व होती। क्यों रिवर्सिबल? ये दोनों हीट सेम आएंगी कि अलग आएंगी? सर अलग। क्यों? सर क्योंकि वो इनफाइनाइटेसिमली स्लोली हो रही है, तो सिर्फ इतना बोल दो ना कि हीट पाथ फंक्शन है। ये दोनों हीट अलग आएंगी क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है, तो ये दोनों हीट अलग आएंगी। आपने एक प्रोसेस कराई, उसमें जो हीट इन्वॉल्व है वो क्यों इरिवर्सिबल है। आपने उसी प्रोसेस की वो वाली हीट निकाली जब वही प्रोसेस रिवर्सिबली होती, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो किसी प्रोसेस के रिवर्सिबल पाथ की जो हीट होती है अपॉन जिस टेम्परेचर पे वो प्रोसेस हुई है, दैट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ दैट प्रोसेस। ये इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज है, और ये फॉर्मूला आपको देगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आपको देगा। लेकिन सपोज ये सिस्टम है जो सराउंडिंग को हीट दे रहा है इतनी इरिवर्सिबली। सराउंडिंग में जो हीट जाती है, सराउंडिंग इनफाइनाइट है, तो वो सराउंडिंग में हीट जब फैलती है तो वो इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट में फैलती है और इनफाइनाइट स्टेप्स में फैलती है। तो सराउंडिंग हमेशा हीट लेती या देती है रिवर्सिबली। मतलब सिस्टम के लिए जो इरिवर्सिबल हीट है, सराउंडिंग के लिए वही रिवर्सिबल हीट है। सिस्टम ऑलवेज एक्सचेंज हीट रिवर्सिबली। सपोज एक प्रोसेस है, उसमें 5 किलो जूल ऑफ हीट इन्वॉल्व है, तो ये क्यों इरिवर्सिबल है? 5 किलो जूल। सिस्टम के लिए ये क्यों इरिवर्सिबल है, बट सराउंडिंग के लिए क्यों रिवर्सिबल है? ये तो अगर आप एक प्रोसेस के इरिवर्सिबल हीट
डिवाइड बाय टी कर दें तो वो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज दे देगी। लेकिन एक बात और है, यहां माइनस साइन लेना पड़ेगा अगर आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना है। एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, फॉर्मूला यही होता है। लेकिन सपोज एक सिस्टम अपने सराउंडिंग को हीट देता है, तो सराउंडिंग को हीट मिली तो सराउंडिंग के लिए प्लस क्यू है, सिस्टम के लिए वही माइनस क्यू है। मतलब हीट ऑफ सिस्टम विल बी माइनस टाइम्स ऑफ हीट ऑफ सराउंडिंग होगा। अगर सराउंडिंग ने कुछ हीट दी तो उसके लिए माइनस होगा, वही हीट सिस्टम को मिलेगी तो सिस्टम के लिए साइन प्लस होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो हम एक प्रोसेस में इन्वॉल्व जो हीट है उस इरिवर्सिबल हीट से सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, और रिवर्सिबल रास्ते की जो हीट है उससे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये फॉर्मूला सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देगा, बट सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज उसी प्रोसेस की इरिवर्सिबल हीट से आ जाएगा, बिकॉज सराउंडिंग ऑलवेज एक्सचेंज हीट रिवर्सिबली। सर एक बार ये साइन कन्वेंशन और बता दीजिए। पहले मैंने साइन कन्वेंशन बताए थे, वो क्या थे? हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम। सपोज सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रही है, 2 किलो जूल हीट सराउंडिंग ने सिस्टम को दी, तो सिस्टम को मिली तो सिस्टम के लिए प्लस, लेकिन सराउंडिंग ने लॉस्ट की तो सराउंडिंग के लिए माइनस होगा ना। वो हीट की वैल्यू नहीं बदलेगी। सिस्टम के लिए हम क्या बोलेंगे? +2 किलो जूल, सराउंडिंग के लिए क्या बोलेंगे? -2 किलो जूल। तो आपको एक प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालने बोला गया। एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आपको एंट्रोपी चेंज निकालने बोला गया। अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालने बोला जाए तो उस प्रोसेस का रिवर्सिबल पाथ की हीट से निकाल लो। अगर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालने बोला गया तो उस प्रोसेस की इरिवर्सिबल हीट से निकाल लो। लेकिन कई बार आपको किसी प्रोसेस में कितनी हीट इन्वॉल्व है वो नहीं दिया रहता है। सपोज एक गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है, तो उसमें गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अगर एक प्रोसेस में हीट दे रखी हो तो हीट ऑफ द प्रोसेस से आप एंट्रोपी चेंज सिस्टम का या सराउंडिंग का निकाल सकते हैं। लेकिन एक गैस है जो कि एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है और आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के वैल्यू दे रखी है कि इतना इतना चेंज हुआ है और आपको उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है। इफ वी कंसिडर एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर हम एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन माने तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम will be 2.303 NCV log T2 upon T1 plus 2.303 NR log V2 upon V1 होगा।
if we consider entropy as a function of temperature and volume, सपोज एक गैस एक्सपांड हो रही है, वो 2 लीटर से 10 लीटर हो जाती है T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर, तो ये फर्स्ट पार्ट क्या देता है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, और सेकंड पार्ट क्या देता है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। ये टेम्परेचर के कारण एंट्रोपी चेंज हुआ है, ये वॉल्यूम के कारण एंट्रोपी चेंज हुआ है। लेकिन अगर उस गैस का आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया था, तो फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम विल बी 2.303 NCP log T2 upon T1 plus 2.303 NR log P1 upon P2। किसी गैस के एक्सपांशन या कंप्रेशन होने पर ये फॉर्मूला लगाए जा सकते हैं। किसी गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन होने पर आप उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज यहां से आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर अभी हमने जो देखा था कि वाटर से आइस जब बनता है तो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस रहती है, बट एंट्रोपी जो चेंज रहता है सिस्टम का कम हो रहा होता है। तो सर फिर उसमें हमें जस्टिफाई करने के लिए सराउंडिंग का भी निकालना पड़ता है, और फिर उससे हम यूनिवर्स का देखते तो वो बढ़ता, तो वो जस्टिफाइड हो जाता कि स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। हाँ, ओके सर। सर अभी अपन ने देखा कि हीट जो होता है वो जो सिस्टम ने लूज किया होता है वही सराउंडिंग, मतलब जो सिस्टम ने दिया होता है वही सराउंडिंग में आया होता है, प्लस माइनस का फर्क होता है। सर तो अपन ने फॉर्मूले में इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों अलग लेके क्यों हीट निकालेंगे? वो डिराइव करना पड़ेगा, मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंक्लूजन लगेगा, फॉर्मूले लगेंगे। तो आपको एक प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इस तरीके से निकाल लीजिए, सराउंडिंग का इससे निकाल लीजिए, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर नेट पॉजिटिव आया तो हम बोल सकते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेट अगर नेगेटिव आया तो बोल सकते हैं प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एक्सपांशन और ड्यूरिंग आइसोथर्मल, एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। अगर किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है तो एंट्रोपी चेंज, जब कोई गैस आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन करती तो उस प्रोसेस का डेल्टा ई 0 होता है, डेल्टा एच 0 होता है, क्यू इक्वल्स टू -W होता है, ये हम पहले देख चुके। नाउ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमें निकालना है, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा। अच्छा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो है वो हो जाएगा 2.303 NCV log T2 upon T1
प्लस 2.303 NR log V2 upon V1, अभी बताया था। लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल है तो T1 इक्वल्स टू T2 होगा। तो गैस जब आइसोथर्मल एक्सपांड करेगी तो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। एंट्रोपी चेंज केवल वॉल्यूम चेंज के कारण आएगा। ना अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम कितना होता? अभी निकाल रखा है 2.303 NR log V2 by V1। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कितना होता? Q रिवर्सिबल अपॉन T विथ माइनस साइन। सिस्टम के लिए जो हीट है उसका माइनस साइन सराउंडिंग की हीट होती है। अभी बताया था सिस्टम की जो हीट होती है वो माइनस साइन के साथ सराउंडिंग की हीट होती है। सराउंडिंग की जो हीट होती है वो माइनस टाइम्स ऑफ सिस्टम की हीट होती है। अच्छा, पहले मैंने बता रखा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन गैस का जब होता है तो उसमें कितनी हीट इन्वॉल्व होती है? इसके पहले हमने डिराइव किया था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस की हीट क्या रहती है? अरे रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क होता था वो कितना होता था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क कितना होता था? सर माइनस 2.303 NRT log V2 upon V1। तो हीट कितनी होगी? सर 0। अरे प्लस 2.303 NRT log V2 by V1। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क होता था माइनस 2.303 NRT log V2 by V1। तो हीट क्या होगी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की? प्लस 2.303 NRT log V2 by V1। ये वैल्यू, मगर एक माइनस हो रहे तो ये होगी माइनस 2.303 NRT log V2 by V1 अपॉन T इज द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये T कैंसल होगा और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना आएगा? माइनस 2.303 NR log V2 by V1। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना हो जाएगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग सर 0। प्लस 2.303 NR log V2 by V1 minus 2.303 NR log V2 by V1, that is 0. Reversible processes does not generate any entropy in the universe. नो अब अगर यही प्रोसेस इरिवर्सिबल होती और उसमें वो फ्री एक्सपांशन होती, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती, सॉरी इरिवर्सिबल होती और फ्री एक्सपांशन होती, मतलब अगेंस्ट कांस्टेंट, अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर गैस एक्सपांड होती। चूंकि गैस V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपांड हो रही है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो इतना रहता, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो इतना रहता, लेकिन Q इरिवर्सिबल 0 रहता। हेंस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग 0 आता। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स 2.303 NR log V2 by V1 plus 0 होता। And if V2 is greater than V1, then delta S of universe will be positive. For any value of V2 greater than V1 means free expansion of an ideal gas is always spontaneous.
किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपांशन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, बिकॉज इसके लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। बल्कि किसी आइडियल गैस का फ्री कंप्रेशन मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो और गैस कंप्रेस हो जाए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सर फ्री एक्सपेंशन में एंट्रोपी बढ़ कैसे रही है? एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो क्या डिसऑर्डरनेस बढ़ नहीं सकती? गैस अगर फैल रही है तो डिसऑर्डर्ड स्टेट में जा रही है ना। यस सर। तो फ्री एक्सपांशन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, यहां से प्रूव हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस विल नॉट जनरेट एनी एंट्रोपी इन द यूनिवर्स। लेकिन अगर यही इंटरमीडिएट एक्सपांशन या कंप्रेशन होता, मतलब कुछ एक्सटर्नल प्रेशर रहता, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना आता? इतना। क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज वही रहेगा। लेकिन सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होता है? माइनस क्यू इरिवर्सिबल ऑफ दैट प्रोसेस अपॉन टी। और ये माइनस क्यू इरिवर्सिबल क्या होता? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कितना रहता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क कितना रहता है? P external into delta V. माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की हीट कितनी रहती है सिस्टम के लिए? प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो सिस्टम का ये हीट प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होती है, एक माइनस साइन अलग से है ये। तो यहां से निकलता किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अब यदि पी एक्सटर्नल कम है, ये माइनस साइन इस माइनस के कारण ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब बताइए, यदि पी एक्सटर्नल कम है तो एक्सपांशन स्पॉन्टेनियस है कि कंप्रेशन? सर एक्सपांशन। एक्सपेंशन। पी एक्सटर्नल यदि कम है तो ये टर्म डोमिनेट कर जाएगी, V2 बड़ा होगा V1 से, तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, और ये छोटी टर्म है, इसका साइन नेगेटिव है, नेट पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपांशन स्पॉन्टेनियस रहेगा। लेकिन पी एक्सटर्नल को हमने बहुत बढ़ा दिया। यदि हमने उसको बहुत बढ़ा दिया तो इसके साइन के कारण V2 बड़ा होगा V1 से, ये टर्म पॉजिटिव रख रहे हैं हम, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। फिर हम क्या करें, V2 को छोटा कर दें V1 से, ये टर्म को भी नेगेटिव रख लें, और कंप्रेशन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा उस केस में। तो हमने सिस्टम का एंट्रोपी चेंज किससे निकाला? उस प्रोसेस के रिवर्सिबल पाथ से। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कहां से निकाला? उस प्रोसेस के इरिवर्सिबल पाथ से। दिख रहा है ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। कोई डाउट इसमें? ये चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक होती,
In case of adiabatic process, heat transfer from system to surrounding 0 होता, डेल्टा E इक्वल्स टू W होता, डेल्टा E NCV T2 माइनस T1 होता, डेल्टा H NCP T2 माइनस T1 होता, डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स डेल्टा S ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग ही रहता। चूंकि सिस्टम में एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, गैस एक्सपांड होगी, हीट बाहर से आ नहीं रही है, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करेगा उस वर्क को करने के लिए, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो यहां पर टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए अब की बार सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पूरे इस एक्सप्रेशन से ही आएगा, 2.303 NCV log T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1. This is the entropy change due to change in temperature. This is the entropy change due to change in volume. लेकिन अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन या कंप्रेशन होता, अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन या कंप्रेशन होता तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन या कंप्रेशन होता तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 2.303 NCV log T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1 होता। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज बताइए कितना होता? क्वेश्चन पूछा मैंने, जीरो 0 होता, बिकॉज सराउंडिंग में कोई हीट नहीं गई। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0 होता बिकॉज प्रोसेस एडियाबेटिक है, Q 0 है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए DE इक्वल्स टू होता DW, क्योंकि Q 0 है। तो NCV DT होता माइनस PdV। अब अगर हम लिखते हैं NCV DT इक्वल्स टू माइनस PdV, तो इस P को एक्सटर्नल प्रेशर लेना पड़ेगा कि इंटरनल प्रेशर ले सकते हैं? इंटरनल ले सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है इसलिए इसको इंटरनल प्रेशर ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/T dt फ्रॉम T1 टू T2 होगा माइनस टाइम्स ऑफ NR इंटीग्रेशन ऑफ 1/V dV फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/T dt हो जाएगा log T, तो ये हो जाएगा कितना, 2.303 NCV log T2 by T1, ये हो जाएगा माइनस 2.303 NR log V2 by V1। इससे क्या हुआ, इस टर्म की वैल्यू का मॉड वैल्यू इसके बराबर आई विथ माइनस साइन। मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल लेकिन अपोजिट साइन में आ रही है। ये दोनों टर्म की मॉड वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब इस टर्म का मैग्नीट्यूड इस टर्म का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन अगर गैस एक्सपांड होगी और V2 बड़ा होगा V1 से तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, मगर गैस एक्सपांड होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, T2 छोटा होगा T1 से, तो ये टर्म नेगेटिव होगी। और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल प्रूव हो रहा है, मतलब ये टर्म क्या रहेगी, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या रहेगा,
अरे इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर ये टर्म पॉजिटिव होती है तो ये नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि गैस अगर एक्सपांड करती है, वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो ये टर्म बढ़ती, ये टर्म पॉजिटिव रहती है तो ये नेगेटिव होती है, ये टर्म पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, मतलब ये टोटल टर्म क्या रहेगी? 0. 0। मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी 0 रहेगा, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स 0 + 0 = 0. Reversible processes does not generate any entropy in the universe. तो एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन या कंप्रेशन जब होता है, सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज 0 रहता है, क्योंकि वहां से कोई हीट नहीं ली गई या दी गई। सिस्टम में एंट्रोपी चेंज क्यों 0 रहता है? वॉल्यूम बढ़ने के कारण जितना एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर घटने के कारण उतनी एंट्रोपी घट जाती है सिस्टम में। वॉल्यूम बढ़ने के कारण जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने के कारण उतनी एंट्रोपी घट जाएगी सिस्टम की। तो सिस्टम का नेट एंट्रोपी चेंज 0 है, सराउंडिंग का नेट एंट्रोपी चेंज 0 है, यूनिवर्स का नेट एंट्रोपी चेंज 0 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। श्रेया उपाध्याय, आपने यही पूछा था उस समय क्या? यस सर। लेकिन अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती और उसमें ये फ्री एक्सपांशन होता, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो 0 होता। क्यों? क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। लेकिन जब गैस का फ्री एक्सपांशन होता, एडियाबेटिक प्रोसेस है, फ्री एक्सपांशन होता, तो इस गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ता, और जब इस गैस को कोई वर्क नहीं करना पड़ता तो ये एक्सपांड तो हो जाती वॉल्यूम V1 से V2 तक, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कोई डाउट इसमें? आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन और एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन का एंट्रोपी चेंज सेम आया। क्यों? आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन और एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन का एंट्रोपी चेंज सेम आया क्योंकि वो तो सेम प्रोसेस थी। जब गैस का फ्री एक्सपांशन होगा, उस गैस को कोई वर्क नहीं करना है, तो उसको कोई हीट नहीं लेना है, फिर चाहे तुम हीट को आने जाने वाली वॉल रखो, चाहे बिना हीट को आने जाने ना रख देने सकने वाली वॉल रखो। मतलब आप कंडीशन आइसोथर्मल रखो चाहे एडियाबेटिक रखो, जब हीट लेनी ही नहीं है उस सिस्टम को। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट एक्सपांशन और कंप्रेशन होता, अगर ये इंटरमीडिएट एक्सपांशन या कंप्रेशन होता, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 2.303 NCV log T2 dash by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1 से लाते, और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग 0 रहता, और यहां डेल्टा E इक्वल्स टू, यहां पर DE इज इक्वल्स टू DW तो हम लिख सकते थे क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है, लेकिन इस DE को हम लिखते NCV dt और इसको लिखते -P एक्सटर्नल
dV, और फिर इन दोनों का रिलेशन लाते। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम T1 टू T2 डैश करते, माइनस पी एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 करते। ठीक है, तो ये एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस है। अगर कोई गैस एक्सपांड या कंप्रेस होती है तो उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज। तो कुछ क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे जिसमें आपको गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन दिया रहेगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन और अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, और आपको उस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना होगा सिस्टम का या सराउंडिंग का या यूनिवर्स का। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे आप रिएक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उनके एंथैल्पी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, वैसे उनकी एंट्रोपी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के जो क्वेश्चन होते थे जिनमें आपको केमिकल रिएक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नई रिएक्शंस लानी रहती थी, वही काम आप एंट्रोपी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सर आप फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक बार समझा देंगे? और एक गैस रखी है, उस पर वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है, मतलब इस पिस्टन को कंसीडर मत करो, बाहर कुछ प्रेशर है, तो ये गैस एक्सपांड होगी और वहां जाके रुक जाएगी जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन सपोज ये प्रेशर 0 है, तो ये गैस को एक्सपांड होने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसको कोई अपोजिशन मिलेगा ही नहीं। पिस्टन वेटलेस फ्रिक्शनलेस से चलो हटा देते हैं इसको, और एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। अब ये गैस एक्सपांड होती है अगेंस्ट 0 प्रेशर। वैक्यूम में जैसे कोई गैस एक्सपांड हो रही है, वैक्यूम में किसी आइडियल गैस का एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन होगा, उसको कुछ अपोज मिल ही नहीं रहा है, तो वो 0 वर्क करेगी। 0 वर्क करेगी तो 0 हीट लेगी। चूंकि उसको वर्क ही नहीं करना है तो उसको अपनी इंटरनल एनर्जी यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप भी नहीं होगा। अगर वो गैस आइडियल है तो रियल गैस होगी तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो फ्री एक्सपांशन मतलब व्हेन द ऑपोजिशन इज 0,
ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग देखेंगे। स्टडी पैकेज जो आपको मिला है उसके सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस। पैकेज सॉल्व कीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो फॉर्मूलेस मैंने बताए हैं उनको अप्लाई करने का तरीका आपको पता चलेगा। 2-3 बार क्वेश्चन ट्राई करने के बाद वीडियो सॉल्यूशंस देखिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी का।